वीडियो लेक्चर्स देखिएगा। आज सिर्फ क्वेश्चंस होके देखिए कि क्या टीचर ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। चेक कीजिए मास्टर को कि मास्टर ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं। ठीक है, कहीं गलती लगे मास्टर के पढ़ाने में तो बोलिएगा। देखिए इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रेशन को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, और वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/2 है। तो y इज फंक्शन ऑफ x है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो i इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन y की जगह पर क्या लिखेंगे, x टू द पावर 5/2 dx। तो इंटीग्रेट करेंगे तो i इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1, डिवीजन में 5/2 प्लस 1। तो इज, और उसके बाद प्लस क्या होगा, c कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू x टू दी पावर कितना, तो 3 ये आ जाएगा, इससे ऐड होगा तो यहाँ 2 आएगा ना, और प्लस 5 यानी कि 7/2 डिवीजन में 7/2 प्लस c, तो आ जाएगा 2/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस c। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। समझ पा रहे हैं? हाँ बोलो। अच्छा अगला क्वेश्चन में देखें, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, प्लस c कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू हम नहीं जान रहे हैं। लिमिटिंग वैल्यू हम नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि हम उसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं जान रहे हैं। अभी लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में देगा कि एट x बराबर 0 आपका y कितना आएगा, x बराबर 0 पर y कितना आएगा, पुट कीजिए। या फिर x बराबर 1 पर देखिए, x बराबर 1 पे y कितना होगा 1, और x बराबर मान लीजिए 2 पुट करते हैं तो y कितना होगा 2 टू द पावर 5/2। उसके करस्पॉन्डिंग हमको लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा, तो c का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। अब ये कांस्टेंट है मान के चलिए, जब मेन क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आइए, ये वैल्यू टोटल ऐड हो गया। कैसे हुआ, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई प्लस c। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये कब आता है, जब लिमिटिंग वैल्यू नहीं होता, जब हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। जब डिफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस c की बात नहीं करेंगे। c का वैल्यू कैसे निकलेगा आगे जब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसमें लिमिटिंग वैल्यू के लिए अभी हम जो बताए हैं वो इसको फॉलो करके चल सकते हैं। अब आइए, जैसे यहां पर i इज इक्वल टू हमें निकालना है इंटीग्रेशन x टू द पावर -7/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन i बराबर क्या होगा, इसको यहां तक उतारिए और इसको करके बताइए, करिए उतारिए वहां तक और इसको करके बताइए। तो यहां पर समझना यह है कि x यहां जो x है वो फंक्शन ऑफ t है। तो x फंक्शन ऑफ t मतलब t के चेंज करने से x चेंज करेगा, तो यहां चेंज कर भी रहा है। हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां x का वैल्यू हमने पुट करके यहां रख दिया, तो 3t² प्लस 3t³ प्लस 2t² प्लस 1 है। अब इन तीनों को अलग अलग सेपरेटली करेंगे तो इंटीग्रेशन 3t³ dt प्लस इंटीग्रेशन 2t² dt प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dt, ऐसा करेंगे तीनों को अलग अलग। तो i इज इक्वल टू t कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो इंटीग्रेशन t टू द पावर 3 dt प्लस यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन t² dt प्लस यहाँ 1 बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, dt। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए i इज इक्वल टू 3 और ये tq, तो tq की पावर क्या आएगा यहां पर 3 + 1 बाई 3 + 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका करेंगे तो 2 इंटू यहां पर होगा t टू दी पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस यहां तो 1 है इंटू यहां पर हम क्या ऐसा लिख सकते हैं t टू दी पावर 0 dt लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 क्या होगा 1, और यहां पर कुछ नहीं है तो 1।
ठीक है, तो यहाँ t टू पावर 0 कर सकते हैं, और यहाँ फिर से इसी को रिपीट करें तो 3/4 t टू द पावर 4 प्लस 2/3 t टू द पावर 3 प्लस, अब यहाँ पर n कितना है, 0 है, तो 0 यानी कि n प्लस 1 x टू दी पावर, जैसे होता था n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 होता था, यही होता था ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ t टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, तो आएंगे तो यहाँ लिखेंगे t टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c, तो इक्वल टू अब आएगा 3/4 t टू दी पावर 4 प्लस 2/3 t टू दी पावर 3, और प्लस यहाँ पर आएगा सिंपली t प्लस 1 हो प्लस c, ये आ गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन। क्लियर है? होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट अभी आपको नहीं पढ़ना, जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट मतलब ये तो एडिशन हो गया ना, यदि टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वो मैथ वालों को पढ़ना है, ज़्यादातर फिजिक्स में उसका नहीं के बराबर यूज है। ठीक है, जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे उसको। ये समझ में आया सबको? स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए और इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए इसको। क्या हुआ, बोलो, किसी को कुछ पूछना है? शिवम, कोई क्वेश्चन बोलो, है कि नहीं इस धरती पे तुम? हाँ तो बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, शर्माने का क्या कारण है? फिर नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं, कुछ तो कारण है। जब पूछा जाए तो जवाब दो। देखिए अगला एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं। अगले एक्सप्रेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, y इज फंक्शन ऑफ क्या है, x है, और y कैसा लिखा हुआ है, साइन ax प्लस बी, वेयर आपको पता है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं, तो a और b क्या है, कांस्टेंट। अब आइए, तो हमारे पास हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स, चूंकि y किसका फंक्शन है, x का। यदि y t का होता तो y इंटू डी टी लेते यहाँ पर, और हमको यहाँ पर पुट करना है y का वैल्यू, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ax प्लस बी। तो मेनली आपका ऐसा एक्सप्रेशन रहे तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम लोग को देखना है। इस पूरे के पूरे वैल्यू को आप कैपिटल X मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप मान लीजिए कि ये x है, तो यहाँ x इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली, इसका इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा और माइनस होगा। कैसे होगा मैथ में आपको पढ़ना है डिटेल में, अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस ax प्लस बी। अब उसके बाद डिवीजन में जो ये टर्म है, ये टर्म x तो नहीं है, तो यहाँ करेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका, जो x वाला टर्म है ax प्लस बी का करेंगे, ठीक है, प्लस c। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा माइनस कॉस ax प्लस बी, डिवीजन में क्या होगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा ना। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन वैल्यू हो गया। ये किससे आया, आपको करना क्या है, आपको करना है क्या है, यदि कोई एक्सप्रेशन जो है वो ax प्लस बी के टर्म में है, साइन ax प्लस बी के टर्म में, तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए लेट या इफ y इज इक्वल टू साइन 3x, सिंपली साइन 3x है, तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है y dx, तो यहाँ y की जगह पर साइन 3x पुट करेंगे dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x डिवीजन में 3 होगा। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए एक अगला एग्जांपल, मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू साइन t माइनस 2,
यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, साइन टी माइनस 2 लिखा हुआ है, आपको चाहिए इंटीग्रेशन x क्या dt, तो x की जगह पर पुट करेंगे कितना, साइन t माइनस 2 dt पुट करेंगे, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉस t माइनस 2 डिवीजन में कितना, बोलिए होगा ऐसा। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ के दिमाग से ऊपर से निकल जा रहा है। समझ पा रहे हैं तो हाँ बोलिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो ना बोलिए। हाँ, डिनोमिनेटर में a कैसे आया, d अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी, ये रूल है। रूल में क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, इस पूरे टर्म को आप कैपिटल एक्स मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं dx, तो कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले यदि साइन का टर्म है ना ये, तो ये पूरा का पूरा, सॉरी इसको ना लेते हुए आप सिर्फ ये टर्म को x मानिए, ये टर्म को आप क्या मानिए, कैपिटल एक्स मानिए, तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन कैपिटल एक्स लिख सकते हैं ना ऐसे, dx, तो साइन x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहां पर जो x है, क्या ये x सेम है क्या, नहीं, ये कैपिटल x है, इसको आप थोड़ा अपने संतुष्टि के लिए, कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको z मानिए, तो ये हो गया z। तो याद कीजिए, यदि यहां साइन x होता और उसका इंटीग्रेशन होता तो सिंपली साइन x का कॉस x इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस में, लेकिन यहां पर क्या है, z है, तो फिर z को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोग एक टाइम किए थे ना, कि जैसे कॉस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स मान लीजिए, तो यहां ऑपरेटर कौन है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, यहां ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स है, ये ऑपरेटर है, तो डी को तो छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, डी एक्स यहां ऑपरेटर है, चूंकि यहां पर ऑपरेटर डिनोमिनेटर में है इसीलिए यहां पर ये डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन का काम करने के लिए यहां पर जो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन में जो x है, ये जो वैल्यू है, क्या ये x है या एक्स स्क्वायर है, ये तो नहीं है। एक होता d अपॉन डी एक्स, क्या cos x, तो जो यहां पर है वो यहां पर था, तो कोई दिक्कत नहीं, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x लिख देते डायरेक्ट, लेकिन यहां पर क्या हम माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे क्या, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, याद है, बताए थे ना, क्योंकि जो यहां पर है वो यहां नहीं है, जो यहां पर है यहां पे है, तो हम डायरेक्टली कर दिए। अब आप कहिएगा कि सर यहां पर भी करिए, कर सकते हैं, यहां पर क्या है, तो d, यहां पर क्या है, x बाई डी एक्स, ये कट कर क्या हो गया, हुआ ना, इसीलिए यहां करने की जरूरत नहीं पड़ी, वन ही रह गया, लेकिन यहां पर करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ऊपर में एक्स स्क्वायर है और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। उसी तरह यहाँ इंटीग्रेशन में यदि यहाँ x होता तो साइन x का dx का इंटीग्रेशन सिंपली cos x दे देता, लेकिन यहाँ पर वो तो z है ना, z क्या है, ax प्लस b है, तो उसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, cos z आ जाएगा, साइन z का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस cos z, और फिर dz अपॉन dx करेंगे, तो dz अपॉन dx करेंगे तो ये आएगा, समझ गए, चेन रूल की तरह ही। तो ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन आपको ये याद रखना है। जैसे यहां पर क्या हुआ, यहां पर x का वैल्यू कितना है, साइन t माइनस 2, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू t थोड़ी ना है, इसको हम z मान लेंगे, तो साइन z का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस z, तो z की जगह फिर से ये पुट कर दिए और z को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां लिखेंगे कितना, d अपॉन dt, और यहां पर क्या होगा, t माइनस 2, तो आप t माइनस 2 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 माइनस 0 होगा, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, तो फाइनल एक्सप्रेशन यहां क्या आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन यहां i इज इक्वल टू माइनस कॉस z, z कितना है, t माइनस 2 डिवीजन में 1 प्लस c। समझ पाए। अगला टर्म है, देखिए अगला टर्म है कि if y इज फंक्शन ऑफ x और x क्या है, तो x cos सेम ax प्लस b है, तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू कितना, x, या i इज इक्वल टू, यहां पर थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहां y होगा, तो यहां पर y इंटू डी एक्स, आई इज इक्वल टू वाई की जगह पर
कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। आप फिर से इसको क्या मानेंगे, पूरे टर्म को z मान लेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहां पर कॉस, मान लीजिए इसको z मानते हैं तो dx कर रहे हैं, तो i इज इक्वल टू कॉस z का इंटीग्रेशन साइन z होगा, और उसके बाद dz अपॉन dx होगा। ऐसा करेंगे तो अब हमारे पास यदि z का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन z, तो साइन z की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे किसका, z का, तो यहां आएगा ax प्लस बी, और डिवीजन में z का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस सी, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो आपको दो चीज ध्यान में रखना है, पहला एक्सप्रेशन ये वाला ध्यान में रखना है, और उसके बाद ये ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर इसको ध्यान में रखना है और इसको, यानी कि किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आएगा। क्वेश्चंस बनाएगा तो याद हो जाएगा। उसी तरह इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, इसका, और उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, नीचे में हमको उसका डिफरेंशियल पार्ट रखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशियल पार्ट जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। जानिए इंटीग्रेशन हमेशा डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, जो भी हम डिफरेंशिएशन में करेंगे उसके अपोजिट इंटीग्रेशन में करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n का क्या होता है, n आगे जाता है, x टू द पावर n माइनस 1 होता है, यहाँ n प्लस 1 होता है, समझ गए। वहां पर हम डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन उसके डिवीजन में कर रहे हैं, समझ गए। तो ये दोनों उतारिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब यदि हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रेशन की कंडीशंस है, तो जो भी हमने इनडिफिनिट में पढ़ा है, जो भी जितने भी फार्मूला पढ़े, जिसमें हम एक पढ़े इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो वहाँ इंटीग्रेशन क्या आया, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। उसके बाद साइन का पढ़े, साइन ax प्लस b, उसका इंटीग्रेशन तो क्या आया, माइनस कॉस ax प्लस b बाई a। उसके बाद हम कॉस ax प्लस b का पढ़े, उसका इंटीग्रेशन आया साइन ax प्लस b बाई a। उसके बाद 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन पढ़े जो आया ln x, और उसके बाद हम लोग e टू द पावर mx का इंटीग्रेशन देखिए dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या है, e टू द पावर mx बाई m आया। उसके बाद हम लोग किसका देखें, ax प्लस b टू द पावर n का इंटीग्रेशन देखें, उसका क्या आया, ax टू द पावर ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू a बाई a, मतलब ये आया। ये सारा चीज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो करेंगे क्या, देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन हमें यूज करना है, आई से हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए x टू द पावर हम मान लेते हैं n को ही लेके चलते हैं dx, और यहाँ पर लोअर, यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, उसमें लिमिटिंग वैल्यू देते हैं, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो यदि हम इसको ऐसे लेते हैं x टू दी पावर n dx, तो यहाँ a ले रहे हैं और यहाँ b, यहाँ लोअर लिमिट है, अपर लिमिट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 1 होगा बाई n प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का ऑपरेशन हो गया, इंटीग्रेशन का फंक्शन काम कर गया। अब हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं, तो यहाँ लोअर लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट है। तो हम लोग सबसे पहले जहाँ जहाँ x है, क्योंकि वेरिएबल कौन है, x, n तो वेरिएबल है नहीं, n तो कांस्टेंट है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिमिटिंग वैल्यू पुट होगा। तो जहाँ जहाँ x है तो अपर लिमिट को सबसे पहले पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, b टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये होगा। उसके बाद ये आ गया वैल्यू माइनस, उसके बाद अब यहाँ पर x की जगह पर लोअर लिमिट पुट होगा, तो यहाँ a टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये एक्सप्रेशन आपका आया। ठीक है,
लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे काम करेगा अभी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसका एक एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ते हैं ताकि और डिटेल आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल हो गया हमारा फर्स्ट, देखिए इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 मान लीजिए दिया हुआ है आपको I निकालना है फॉर x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। देखिए यहां पर लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है और लिमिटिंग वैल्यू किसके टर्म में है, तो हमेशा लिमिटिंग वैल्यू जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके टर्म में होगा। लिमिटिंग वैल्यू हमेशा किसके टर्म में होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑलवेज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पे आए, देखिए यहां पर, तो यहां पर हमको निकालना है इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर 6 dx। ऑपरेशन कौन कर रहा है, dx, ये ऑपरेशन कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो भी इंटीग्रेशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। यदि यहां पर t होता तो t के रिस्पेक्ट में होता, यहां पर z होता तो z के रिस्पेक्ट में होता। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन के लिए लोअर लिमिट x बराबर कितने से, 1 से, x बराबर कितना, 3 के लिए, तो I बराबर x टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 लिख दिए एज इट इज। अब यहाँ लोअर लिमिट कितना है, 1, x बराबर 1, और यहाँ अपर लिमिट कितना है, x बराबर 3। यहाँ पर x बराबर -3 भी हो सकता है, इसके लिए ये मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है, कहाँ से चला कहाँ जाकर इंड किया। तो लोअर लिमिट इनिशियल वैल्यू होता है, अपर लिमिट फाइनल वैल्यू होता है, और वो माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए पार्टिकल -x से चल करके प्लस x से चल करके -3 पे पहुंचा, तो वहां अपर लिमिट कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब ये हमेशा माइंड में नहीं रखना है कि अपर लिमिट का वैल्यू लोअर लिमिट से ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अपर लिमिट का वैल्यू लोअर लिमिट से कम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से 1/7 को हम बाहर कर दिए। अभी क्या आया, यहाँ x टू दी पावर 7, लोअर लिमिट कितना है, 1, अपर लिमिट कितना है, 3 है, तो कांस्टेंट तो बाहर ही है। अब यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 3 टू दी पावर 7 माइनस 1 टू दी पावर 7। समझ पाए, पहले x की जगह पर जहां जहां वेरिएबल है वहां x का वैल्यू पहले पुट किए, तो अपर लिमिट पुट किए माइनस फिर लोअर लिमिट पुट किए। तो आप बता सकते हैं 3 टू दी पावर 7 का वैल्यू कितना होगा, बता सकता है कोई, बोलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 टू 7 ही रहने दीजिए। कोई इशू नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर रहेगा। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपसे इंटीग्रेशन बोलेगा फॉर फाइंड इट्स इंटीग्रेशन, कहां से कहां, कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना, कोई इशू नहीं है, बाद में निकल। कितना आया, 1, बोलो आ गया तो बताओ, 2187 2187, ठीक है। चलिए आप यहाँ ये वो कोई इशू नहीं है, वो आप मेन यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन निकालना है फॉर किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना है आपको। तो आप इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx कर रहे हैं, लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 3, तो i इज इक्वल टू x³/3 हो गया। अब लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितना है 3 है, तो i इज इक्वल टू 1/3। अपर लिमिट पुट करेंगे 3 टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ आ गया 1/3 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, सॉरी। तो यहाँ पर कितना होगा 27 माइनस 1,
ठीक है, तो यहाँ 1/3 इंटू 26 आई का वैल्यू आ सकता है, ये समझ पाए, उसमें पुट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर सी की बात ही नहीं होगी क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू हमने पुट रखा है, सी कब निकलेगा आगे क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। कहां से कहां, 0 से π/2 पे। तो ये साइक्लिक फंक्शन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन। अब थोड़ा समझ में आप आएगा, अब वो लेवल आ गया है कि आप इसको समझ पाएं कि ये साइक्लिक फंक्शन क्यों है। कुछ लोग मानेंगे कि इसके पास एक साइकिल है जो ये जरूरत पड़ने पे निकालता होगा, हाँ कुछ लोग ये मानते हैं, ओ अच्छा इसके पास साइकिल है। एक साइक्लिक फंक्शन मतलब, साइकिल का मतलब साइकिल नहीं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उस साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ उसमें भी वो एक्टिविटी है जिसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। साइकिल का मतलब हुआ कि जो बॉडी या पार्टिकल जिस पॉइंट से चला, कुछ देर के बाद एक फिक्स इंटरवल के बाद वो फिर उसी पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसा कोई मोशन है तो उसको हम लोग साइक्लिक मोशन कहते हैं। और यदि किसी पार्टिकल या बॉडी ने ये काम कर दिया तो उसे कहा जाएगा कि उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल पर चला रहे हैं और एक आप जिसका पैडल है वो ऐसे से चलता है, ठीक है, तो ये पैडल मान लीजिए इस पोजीशन पे है, तो ये यहाँ पर होगा दूसरा पैडल, और ये ऐसे टर्न करता हुआ फिर ये आकर के यहाँ आ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ क्योंकि ये भी घूम करके उसी पोजीशन पे आ गया, ये भी घूम कर उसी पोजीशन पे आ गया। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर वो उसी पोजीशन पे आया ना। तो यदि कोई भी एक्टिविटी इस तरह का है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन के बाद, इनिशियल पोजीशन से चला और कुछ इन टाइम के बाद, वो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, और हम लोग ऐसा कहते हैं, और वो फंक्शन हमारा साइक्लिक फंक्शन कहलाता है। अब इसमें भी होगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए साइक्लिक फंक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x के किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर हम यहां पे लिख देते हैं, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, y विल बी, कहां से कहां लाई करेगा, तो y ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि y का वैल्यू आप x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए चेक कीजिएगा, y का वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक रहेगा, कभी भी y का वैल्यू -2 या 2 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि नंबर सिस्टम में हम चले तो नंबर सिस्टम में ये O 0 है, ये 1 है और ये -1 है, तो ये y का वैल्यू इन्हीं के बीच में वैरी करेगा, ठीक है। यहां पर 2 है और यहां -2 है, उसके बीच में नहीं आएगा, इसी के बीच में वैरी करेगा, -2 -3 2 3, ऐसा इसी के बीच में वैरी करेगा। और वो कैसे होगा देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस है, यहां पर y है और ये क्या है, x एक्सिस है। तो साइनसॉइडल कर्व कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हालांकि हम यहां पुट करके बता सकते हैं वैल्यू, लेकिन चलिए हम पहले पुट कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए यहां पर क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dx, ठीक है। हमें पता है साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो वही चीज है। यहां पर a कितना है और b कितना है, क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? साइन x प्लस b का जो एक्सप्रेशन है उसमें यदि साइन x यहां आया हुआ है तो a कितना है, अरे साइन ax प्लस b में a का वैल्यू 1 पुट कीजिए और b का वैल्यू 0, तो साइन x बनेगा, वही तो है यहां पर, है ना।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा और बाई 1 होगा, क्योंकि ए कितना था वहां पर, यहां पर ए कितना है, 1 है। ठीक है, अब आइए लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू 0 से कितना लेना है, पाई बाई 2। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। सब ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ लिखना नहीं है, फोकस यहां पर करिए। से यहां पर लोअर लिमिट ओ लिख दिए, 0 लिख दिए और यहां पाई बाई 2 लिख दिए। तो यहां पर आप एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन में कि यदि अंदर में माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए लिमिट वैल्यू चेंज कर दीजिए। और ये कैसे आएगा देखिए, जस्ट हम वो भी बता देते हैं आपको। माइनस को हम बाहर कर दिए, माइनस को बाहर किए ना, तो यहां पर अपर लिमिट यानी कि कॉस एक्स, तो अपर लिमिट पाई बाई 2 है। अब माइनस, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 पुट करेंगे ऐसे। पहले अपर लिमिट पुट किए, फिर लोअर लिमिट पुट किए, कहां पर, एक्स की जगह पर, तो कॉस पाई बाई 2 हुआ। ठीक है, अब माइनस को हम अंदर लेंगे तो कि कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई 2 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो कॉस 0 पूरा दुनिया जानता है कितना होगा, और ये तो आ गया कितना, 1। इसका मतलब है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, कितने पर, 0 से पाई बाई 2 पर। तो देखिए ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो हम इस पोजीशन पे हमने कहां से कहां इंटीग्रेशन किया है, 0 से, यहां x बराबर क्या है 0 और यहां पर x बराबर कितना है पाई बाई 2। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमको y मिल रहा है वो कितना है, 1। इस पोजीशन पे आगे हम अपने मन से अभी एक्सप्रेस कर दिए हैं। ये पॉइंट को हम कहेंगे पाई, ये पाई बाई 2 और पाई। यदि x का वैल्यू हम इसी में, यहाँ जो लिमिटिंग वैल्यू है उसी में हम यदि हम पाई तक करेंगे, यानी कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से कहां तक, तो यदि हम ऐसा करते हैं तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, 0 से पाई, तो अपर माइनस लेते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां कॉस 0 माइनस कॉस पाई होगा। तो सब लोग जानते हैं कॉस 0 और माइनस कॉस पाई, होगा ऐसा, बोलिए। कॉस 0 और यहां पर ये, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये पोर्शन एक, ये पोर्शन 1 हुआ और इधर पोर्शन 1 हुआ, तो ये कितना आ गया, ये 1 और ये 1, तो 2 हो गया, होगा। तो यानी कि 0 से पाई तक में इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा, इंटीग्रेट करके वैल्यू कितना आएगा, 1 + 1, यानी कि 0 से यहां तक जाने में पूरा यहां से यहां कितना हो जाएगा, 2, ये 1 और ये 1, तो टोटल 2 हुआ। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर फिर वैल्यू नीचे आएगा और एक साइकिल कंप्लीट होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर अब देखिए ध्यान से, यहां के लिए ये कितना आना चाहिए, ये -1 आना चाहिए और इस पोर्शन पे भी -1 आना चाहिए, तो टोटल 0 हो जाएगा। यहां से 0, ये वाले को हम क्या ले रहे हैं 0, यहां से x बराबर 0, यहां पर पाई बाई 2, यहां पाई, तो यहां क्या होना चाहिए 2 और यहां क्या होना चाहिए 2 पाई। ठीक है, अब पुट करके देखिए, अब हम पुट करके देखते हैं i इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। कहां से कहां पुट करते हैं, 0 से, अब यहां 3 पाई बाई 2 तक पुट करते हैं, तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 3 पाई बाई 2। तो यहां से पुट करें तो यहां आ जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2। ठीक है, या पहले हम कर दे,
कॉस 0 माइनस कॉस 3π/2। तो आप बताइए कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस 3π कॉस 3π/2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए, तो यहां पर वैल्यू कितना आ गया 1 आया। अब हमको यदि -1 चाहिए तो हम पाई से इतना के लिए हम कर सकते हैं। तो पाई से यदि 3π/2 ले जाए तो क्या आएगा, यदि हम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन कितना x, कहां से कहां, पाई से 3π/2। पाई से 3π/2 मतलब हम इतना का बात कर रहे हैं। और ये कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं। तो यहाँ साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, लिमिटिंग वैल्यू पाई से कितना 3π/2 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉस कितना पाई माइनस कॉस 3π/2, ऐसा लिख सकते हैं। पहले क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और माइनस होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो कॉस पाई का वैल्यू 1 और यहां पर 0, तो कितना आया, मैंने बोला था ना -1 आना चाहिए। फिर इसका भी करेंगे तो कितना आना चाहिए -1, और यदि 0 से 2π लेंगे तो कितना आना चाहिए। देखिए 0 से π/2 +1, क्योंकि ग्राफ जो है वो y एक्सिस में पॉजिटिव है। कहां से कहां, 0 से π/2। तो जब हम x बराबर 0 से x बराबर π/2 लेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आएगा। और यदि हम 0 से पाई लेंगे तो ये 1 और प्लस ये 1 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2। इसलिए 0 से पाई के लिए कितना वैल्यू आया, 2 आया। यदि आपको लेने की इच्छा है तो आप π/2 से पाई लीजिए, फिर से 1 आएगा, ठीक है, +1। तो +1 मतलब हम लोग y एक्सिस में पॉजिटिव हैं। 0 से लेकर के पाई में 2 आना चाहिए, 0 से π/2 में 1 आना चाहिए, और फिर π/2 से पाई में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ये दोनों मिलकर 1 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े। अभी मैंने क्या प्रूफ किया आपको, पाई से 3π/2 गए, तो पाई से 3π/2 गए तो कितना आ गया -1। यानी कि ये जो क्वार्टर वैल्यू है, ये क्वार्टर वैल्यू -1 क्यों हुआ, क्योंकि 0 से पाई से 3π/2 में उसका वैल्यू नेगेटिव हो गया, ठीक है, और -1 आया। अब यदि आगे हम 3π/2 से 2π ले जाएंगे तो फिर से हमको कितना वैल्यू आएगा -1। आप करके देखिए, जस्ट 2 मिनट हम यहाँ करके बताते हैं आपको। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dx कर रहे हैं। हमको कहां से कहां लिमिटिंग वैल्यू लेना है, 3π/2 से 2π। तो एक्सप्रेशन जो आना चाहिए वो -1 आना चाहिए कि नहीं, देखते हैं। तो यहां से 3π/2 से 2π ले रहे हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू ये माइनस कॉस एक्स होगा 3π/2 और यहां 2π। तो हम लोग सबसे पहले क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट यहां रहने देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो कॉस 3π/2 माइनस कॉस 2π। तो कॉस 3π/2 का वैल्यू 2π पे तो 1 ही होगा ना, क्योंकि कॉस 0 का वही वैल्यू होगा जो कॉस 2π का वैल्यू होगा, क्योंकि 2π घूमकर फिर वहीं पे आ जाएगा वो, इसीलिए उसका वैल्यू भी 1, और माइनस तो पहले से लगा हुआ है। तो ये वैल्यू कितना आ गया। तो आप ये सोचिए, सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ 0 से π/2 के लिए +1, फिर π/2 से पाई के लिए +1। तो यदि हम 0 से पाई के लिए चेक करेंगे तो हमारा 2 आना चाहिए। तो 0 से पाई के लिए आया 2, ठीक। अब आइए यहां पर, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं पाई से 3π/2 के लिए। तो पाई से 3π/2 -1 आ गया, तो ग्राफ नीचे गया। और 3π/2 से 2π के लिए भी कितना आया, तो फिर से ग्राफ नीचे रहा। तो क्या यदि आपसे पूछा जाएगा कि पाई से 2π के लिए लेंगे तो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो अभी देखिए पाई से 2π के लिए I इज इंटीग्रेशन साइन x, कहां से कहां, पाई से 2π। तो ये माइनस कॉस x हो गया। लोअर लिमिट कितना है पाई, अपर लिमिट 2π। तो हम लोग सबसे पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो कॉस पाई माइनस कॉस 2π
तो कॉस पाई का वैल्यू कितना, -1, और ये -1 आ गया। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू -2 हुआ। और अब लास्ट एक बात और, x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर +2 है और नीचे -2 है। तो आप लास्ट में देख लीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x, और x का वैल्यू कहां से, 0 से लेकर के 2 पाई, तो 0 से लेकर के 2 पाई, तो +2 -2 ऐड होकर क्या आना चाहिए, 0। तो देखिए आता है कि नहीं, i इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, लोअर लिमिट कितना, अपर लिमिट 2 पाई, तो सबसे पहले लोअर लिमिट डालेंगे cos 0 माइनस cos 2 पाई, तो cos 0 का वैल्यू माइनस, इसका भी 1। समझ पाए कुछ, क्लियर हुआ। तो इसीलिए एक साइक्लिक फंक्शन है, ध्यान से देखिए, x बराबर 0 पर कितना है साइन का वैल्यू, अरे पुट करेंगे, देखिए ना यहां पर यदि हम, यहां पर है ना, यहां पर यदि x का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया तो y कितना होगा, तो ये कोऑर्डिनेट यही होगा ना, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में x बराबर 0 और y इक्वल टू भी 0, ऑरिजिन है ये, तो x के 0 पर y 0 मिल रहा है, ठीक है। अब हम 2 पाई पे चेक करेंगे, तो 2 पाई पे भी x का वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे, तो y कितना होना चाहिए, 0। अब पुट कीजिए, साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, 0 आ रहा है ना। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने पर फिर से अपने इनिशियल वैल्यू पे आ गया, जो इनिशियल वैल्यू x बराबर 0 पर y क्या था, 0। अब हम जब उसको 2 पाई यानी कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में यहां पर थीटा बराबर 0 है, यहां थीटा बराबर π/2 है, यहां थीटा बराबर कितना है पाई, और यहां थीटा बराबर कितना है 3π/2, और फिर से रिपीट करेंगे तो थीटा कितना आएगा, यानी कि 2 पाई पर अपने आप को रिपीट करेगा, 2 पाई पर रिपीट करेगा ना, यहां से चलना स्टार्ट किया तो 2 पाई में फिर से वहीं पहुंचेगा। तो उसी तरह साइन 0 का वैल्यू 0, और यदि हम साइन का वैल्यू x की जगह पर हम पाई पुट करते हैं, 2 पाई पुट करते हैं, तो फिर से हमको y क्या मिलेगा, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से अपने पाथ को रिपीट करेगा वो, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले थे, फंक्शन बोले थे, समझ पाए। और पिक कब पकड़ेगा, पिक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जो हम बोले थे y का सबसे मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू, तो ये y का प्लस, ये जो वैल्यू है, ये y यहां पर +1 है ना, और यहां पर कौन सा होगा, y इज इक्वल टू, तो y जो है वो +1 और -1 के बीच में वैरी कर रहा है, समझ पाए इस बात को। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए सीक्वेंस में, सबका अलग अलग कर लीजिएगा। कहीं मन में डाउट है, शंका है, सवाल है, कोई दुविधा है, कोई मन में परेशानी, तो हमसे